मोहनपुर नाम के गांव में बिरजू अपनी पत्नी शांति और बेटी संगीता के साथ रहता था। उसकी बेटी संगीता को बचपन में ही एक बीमारी हो गई थी, जिस कारण उसका बाकी शरीर का कद तो ठीक तरह से बढ़ा, लेकिन उसके पैर किसी बौने इंसान की तरह रह गए। जो भी उसे देखता तो उसे बौने पैर वाली कहकर खूब चिढ़ाता। अब संगीता की शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन उसके छोटे पैरों के कारण कोई भी लड़का उससे शादी करने को राजी नहीं था। माँ, जो भी लड़का मुझे देखने आता है मेरे छोटे पैरों की वजह से मुझसे शादी करने से मना कर देता है। पता नहीं भगवान ने मेरे पैरों को ऐसा क्यों बनाया। कोई बात नहीं बेटा, इस तरह खुद को दोष मत दे। इस दुनिया में भगवान ने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है, तो तेरे लिए भी एक अच्छा जीवन साथी चुना होगा। बस थोड़ा सब्र रख। कुछ दिनों बाद शांति की एक पड़ोसन निर्मला संगीता के लिए एक रिश्ता लेकर आती है। जब लड़के वाले संगीता को देखने आते हैं तो उसकी माँ उसे लंबी हील पहना देती है। माँ, ये तो गलत है। तुम अभी तो मुझे ये हील वाली सैंडल पहना दोगी, लेकिन जब शादी के बाद उन्हें पता चलेगा कि मेरे पैर छोटे हैं, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चुपचाप इन्हें पहनकर बाहर चल। इतना अच्छा रिश्ता है, हाथ से जाने नहीं दे सकते। समय बाद संगीता की शादी हो जाती है, लेकिन उसकी मुंह दिखाई वाले दिन। संगीता बेटा, आज तेरी मुंह दिखाई है, तो ये लाल वाली साड़ी पहनकर अच्छी तरह तैयार हो जा। पड़ोस की औरतें आती ही होंगी। अपनी सास के कहने पर संगीता लाल रंग की साड़ी पहनकर अच्छी तरह सज धज कर तैयार हो जाती है, लेकिन वो जैसे ही अपनी हील पहनने लगती है तो देखती है कि उसकी एक हील टूट गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पास तो ये एक जोड़ी हील ही थी, वो भी टूट गई। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? अगर मैं ऐसे बाहर गई तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे पैर छोटे हैं। संगीता इस वजह से बहुत परेशान हो जाती है। तभी कुछ देर बाद उसकी सास उसे आवाज लगाती है, तो संगीता फ्लैट सैंडल पहनकर ही बाहर चली जाती है। जब आस पड़ोस के सभी औरतें उसे देखती है तो देखते ही रह जाती है। अरे शकुंतला, तुमने तो कहा था तुम्हारी बहू लाखों में एक है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा। अरे क्या नहीं लग रहा विमला बहन, है तो शकुंतला की बहू लाखों में एक। इतनी बौनी बहू तो लाखों में एक ही हो सकती है। लेकिन शकुंतला बहन, आखिर ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपने बेटे की शादी इससे करवानी पड़ी? तुम्हारा बेटा इतना सुंदर है, अच्छा कमाता है, ना कि कोई नशा करता है। उसके बाद भी तुमने अपने लड़के के लिए ऐसी लड़की ढूंढी? ये तो सिर्फ चेहरे से ही सुंदर है, वरना इसकी कदकाठी तो देखो। हमारे राजेश से आधी भी नहीं लगती है ये तो। दोनों साथ में चलते हुए भी अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसी बहू लाकर तो तुमने अपना ही मजाक बनवा लिया। पड़ोस की औरतों की बात सुनकर शकुंतला को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे भी इस बात का अभी ही पता चला कि उसकी बहू बौनी है, लेकिन वो पड़ोसियों के सामने ऐसा कुछ पता नहीं लगने देना चाहती थी। इसलिए वो बात घुमाते हुए कहती है, नहीं नहीं बहनों, तुम मेरी बहू के बारे में ऐसे मत बोलो। भले ही मेरी बहू कद से छोटी है, लेकिन सर्वगुण संपन्न है। ऐसी बहू का भी क्या फायदा जो कदकाठी में अच्छी हो, लेकिन बड़ों की इज्जत करना ही ना जाने। मेरी बहू भले ही बौनी है, लेकिन एकदम सुशील और संस्कारी है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे राजेश को ऐसी पत्नी मिली। अच्छा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। चलो बहनों, हम अपने अपने घर चलते हैं। कह सकते हैं, चलो बहनों, हम अपने अपने घर चलते हैं। सभी पड़ोसन अपने अपने घर चली जाती है। तभी उनके जाने के बाद शकुंतला उसे कुछ कहने वाली ही होती है कि तभी उसका बेटा राजेश भी वहाँ पर आ जाता है। अच्छा हुआ बेटा जो तू भी समय पर आ गया। जरा देख, इसके घर वालों ने कितना बड़ा झूठ बोला हम लोगों से। इसका ये बोना कद छुपाकर इसकी शादी तुझसे करवा दी। मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई तुझसे शादी करके। संगीता का छोटा कद देखकर राजेश भी हैरान रह जाता है।
लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो उसे बोले तो क्या बोले। वो माँ जी, मैंने अपनी माँ से कहा था कि उन लोगों से मेरा कद छुपाना सही नहीं है, लेकिन अब क्या लेकिन वेकिन कर रही है? अब तो तू कुछ भी बहाने बनाती रहे। तुझे जो करना था वो तो तूने कर लिया। छोड़ो माँ, अब जो हो गया सो हो गया। इसका कद छोटा होने से इसके व्यवहार में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अगर इसका कद लंबा होता तो भी ये तुम्हारी उतनी ही इज्जत करती जितनी अभी कर रही है। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगीता को अपने पति राजेश के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है। राजेश तो कभी संगीता को उसके छोटे पैरों के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे उसके छोटे पैरों के लिए खरी खोटी सुनाती रहती। कभी कोई मेहमान घर पर आता तो वो भी उसका बहुत मजाक उड़ाता। अरे शकुंतला बहन, मैं तो तुम्हारे घर पर तुम्हारी बहू को देखने आई थी। मुझे क्या पता था बहू के नाम पर तुम घर में किसी छोटे बच्ची को लेकर आ गई हो। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। शकुंतला की सहेली सुमित्रा तो ऐसा बोलकर चली जाती है, लेकिन शकुंतला उसकी बात से आग बबूली हो जाती है और उसके घर से जाते ही संगीता को खूब सुनाती है। वो रसोई में खाना बनाते हुए रोने लगती है। तभी उसे बाहर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आती है, तो वो दरवाजे पर जाकर देखती है तो एक गरीब बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी। बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अगर घर में कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। आप बस 1 मिनट रुकिए अम्मा, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। संगीता उस बूढ़ी औरत के लिए ताजा खाना लेकर जाती है। बूढ़ी औरत उस खाने को खाकर बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज पहली बार मुझे किसी ने इतनी इज्जत से खाना खिलाया है। तुम बहुत नेक दिल की हो। अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहो तो मांग सकती हो, मेरा आशीर्वाद फूलता है। अम्मा, वैसे तो हम लोगों के पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन मेरे पास लंबे पैर नहीं है। हर कोई मुझे बोनी बोनी कहकर चिढ़ाता है। मेरे कद की वजह से मेरी सासू माँ हमेशा मुझसे गुस्सा रहती है। क्या आप कुछ ऐसा कर सकती है जिससे मेरा कद लंबा हो जाए? हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जब भी चाहोगी तुम्हारा कद लंबा हो जाएगा और तुम जब भी चाहोगी अपने सामान्य कद में आ जाओगी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ दिन बाद संगीता की सास शकुंतला किचन में कुछ ढूंढ रही थी। माँ जी, आप क्या ढूंढ रही है? मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो चीज ढूंढ कर दे देती हूँ। जब मुझे वो चीज नहीं मिल रही तो तुझे कहाँ से मिलेगी? ऊपर तक तो तेरे हाथ क्या नजर भी नहीं जाएगी। तू रहने दे, मैं अपने आप ही ढूंढ लूंगी। माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए, आपका पैर फिसल जाएगा। मैं स्टूल या सीढ़ी पर चढ़कर आपका सामान उतार दूंगी। बताइए, आपको क्या चाहिए? अच्छा, तो फिर मेरे लिए अचार का डिब्बा उतार दे। बहुत दिन से ऊपर ही रखा हुआ है, अब तक पक गया होगा। ठीक है माँ जी, आप जाकर कमरे में बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। संगीता के कहने पर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। अपनी सास के जाते ही संगीता अपनी आंखें बंद करके अपने पैरों को लंबा कर लेती है और ऊपर से अचार की बरनी उतार देती है। वो थोड़ी देर बाद अपनी सास के कमरे में अचार की बरनी देकर आती है। तभी अचानक उसकी सास के मन में ये ख्याल आता है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, घर पर स्टूल और सीढ़ी तो है ही नहीं। तो फिर संगीता ने इतनी ऊपर रखी कि अचार की बरनी कैसे उतार दी? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। थोड़ी देर बाद राजेश घर आता है तो शकुंतला उसे सारी बात बताती है। अरे उसने कुर्सी पर चढ़कर उतार दी होगी माँ, और क्या गड़बड़ हो सकती है? वो कोई जादूगरनी थोड़ी ना है कि जादू से अपने पैरों को लंबा कर लेगी। बेटा, मुझे तो उस लड़की पर कोई भरोसा नहीं है। क्या पता वो सचमुच कोई जादू करती हो। मैं एक बार फिर से उसे उतारने के लिए बोलती हूँ। इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शकुंतला संगीता के पास जाती है। बहू, अभी ये अचार ठीक से गला नहीं है, बरनी को वापस ऊपर रख दे और ऊपर एक चावल का डब्बा रखा होगा, उसे नीचे उतार दियो। ठीक है माँ जी।
उसे ये बोलकर शकुंतला अपने बेटे राजेश के साथ रसोई घर के दरवाजे के पीछे छिप जाती है। संगीता जैसे ही बरनी को ऊपर रखने के लिए अपने पैर लंबे करती है तो वो दोनों उसे देख लेते हैं। उसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कहीं तुम कोई चुड़ैल तो नहीं हो? अरे बेटा, मुझे तो इसे देखकर बहुत डर लग रहा है। जल्दी से भाग चल यहाँ से।